बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद में पाक चीन दोस्ती का, पाक चीन रंगों का समा है। चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लेफेंग इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और अभी कुछ देर कबल उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। बाज़ाब्ता बातचीत हुई, पाक चीन ताल्लुकात का मुख्तलिफ़ शोबों में तावन का भरपूर जायज़ा लिया गया और इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि पाक चीन तावन मज़ीद मजबूत किया जाएगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब चीनी वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान तावन और मुफ़ाहमत की 6 दस्तावेज़ात और यादाश्तों पर दस्तखत को भी मुशाहिदा किया। और इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने नायब चीनी वज़ीर आज़म को पाकिस्तान का आला तरीन एज़ाज़ हिलाल पाकिस्तान से नवाजा और इस मौके पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पार्लियामेंटेरियन सर्विसेज चीफ इस मौके पर मौजूद थे। और शाम को एक पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब चीनी वज़ीर आज़म उस तकरीब में मौजूद हैं और बुनियादी तौर पर इस तकरीब का इनेकाद किया गया कि वो चीनी कंपनीज़, वो चीनी सरमायाकार बिजनेसमैन जिन्होंने सी पैक के तहत पाकिस्तान में सरमायाकारी की नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की और सरमायाकारी करके दिखाई, उनको एजाज़ात दिए गए। ये बहुत सिग्निफ़िकेंट है नाज़रीन कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के इस वक्त 10 बरस मुकम्मल हुए हैं और तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद चीन ने पाकिस्तान में अपना जो अज़्म था, अपना जो हौसला था, अपनी जो कमिटमेंट थी, वो पूरी कर दिखाई। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ बीजिंग से बराह रास्त मौजूद हैं पाकिस्तानी सफ़ीर एम्बेसडर मोइनुल हक साहब। एम्बेसडर मोइनुल हक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, अपनी मसरूफियात में से आपने वक्त निकाला। और इनके साथ नाजरीन मौजूद हैं फॉर्मर एम्बेसडर सैयद जावेद हसन साहब। जावेद हसन साहब स्कॉलर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, वजारत ख़ारजा के साथ तवील अरसे तक मुंसलिक रहे और साहिब किताब भी हैं। जनूब मशरक़ी एशिया, चीन, सी पैक, पाक चीन ताल्लुकात, इनके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। एम्बेसडर सैयद जावेद हसन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी, एम्बेसडर मोइनुल हक साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना सिग्निफिकेंट है ये 10 साला तकरीबात सी पैक की। तमाम तर उतार चढ़ाव के बावजूद दोनों मुल्कों ने आज ये सालगिरह देखनी थी 10 बरसों की। बहुत तब्दीली आई, बहुत इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई और आज इसीलिए इस्लामाबाद में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे चीनी सदर शी जिनपिंग साहब ने अपना नुमाइंदा खसूसी और नायब वज़ीर आज़म को इन तकरीबात में शिरकत के लिए भिजवाया। मोइनुल हक साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मदीन हैदर साहब, आपका मुझे अपने प्रोग्राम मध्य मुकाबल पे मौजूद करने का, और आपने बड़ा अच्छा एक अहाता किया पाकिस्तान चीन की दोस्ती का, उसकी अहमियत का। और ये जो सी पैक के हवाले से 7 साल तकरीबात हो रही हैं, बिलाशुबा जो चीनी नायब वज़ीर आज़म जो हैं हो लिफेंग, उनका ये पाकिस्तान का दौरा उस हवाले से बहुत अहम है। और हुकूमत पाकिस्तान की दावत पे ये तशरीफ लाए हैं और जैसे आपने फरमाया, ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के एक खुसूसी नुमाइंदे के हिसाब से आए जी। तो मैं आपको ये होलिफिंग के बारे में कुछ बताता चलूं, जिससे जो उनकी जो इन तकरीबात में जो जो उनकी शमूलियत है, जी, शिरकत है, उससे उसकी जो अहमियत है ज़्यादा उजागर हो। जी प्लीज। अब मालूम है, पहली बात यह है कि ये चीन के नायब वज़ीर आज़म अभी मुकर्रर हुए हैं हाल ही, और पोलिट ब्यूरो के ये एक अहम रुकन भी हैं। बिल्कुल। और ईपीसी की जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक अफेयर्स कमीशन है, उसके ये डायरेक्टर हैं। ये एक बहुत ही अहम पोजीशन है वसीम साहब, और ये जो चाइना के, आप समझ लें, ये इकोनॉमिक जार होंगे हैं फ्यूचर के ना, और जो सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं ये बनाते हैं। दूसरी चीज ये कि ये एनडीआरसी, जो कि चाइना का नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन है, हमारे प्लानिंग कमीशन के तरह का एक अदारा है, आला तरीन अदारा है, बिल्कुल बहुत ही अहम अदारा है। ये उसके चेयरमैन रहे हैं 6 साल, और 6 साल जो सी पैक है, एनडीआरसी उसका एक फोकल अदारा है। तो उसके हवाले से इनकी जो सी पैक पे बड़ी गहरी नज़र, उसके साथ जो इनकी जो वाबस्तगी थी, वो बड़ी 6 साल से रही।
और बहुत पाकिस्तान से प्यार करते हैं, सीपैक के बहुत ही ये हामी हैं, सपोर्टर बड़े हैं। सपोर्टर तो हैं, बिल्कुल जी। उस हवाले से देखते हैं तो उनका पाकिस्तान में भेजना एक बड़े सिंबॉलिक चीज भी है और इसमें एक सब्सटेंस भी है। तो आई एम श्योर कि इनकी जो आज मुलाकातें हुई वजीर आजम के साथ, अभी थोड़ी देर पहले आपने फरमाया कन्वेंशन सेंटर में बड़ा एक ग्रैंड फंक्शन, ग्रैंड फंक्शन हुआ है। तो उससे ना सिर्फ दोनों मुमालिक की सीपैक के लिए जो अहमियत है, कमिटमेंट है, वो भी जाहिर होती है, बल्कि दुनिया को मैसेज भी है, जहाँ जो मुख्तलिफ हवालों से सीपैक के बारे में एक प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन होती थी, तो ये क्लियर मैसेज है कि दोनों मुल्क यकजा खड़े हैं सीपैक के लिए आज और हमेशा खड़े रहेंगे। जी, हमारे साथ ही रहेगा मोइनुल हक साहब। एम्बेसडर सैयद जावेद हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद हसन साहब, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट में, इक़्तिसादी तरक्की में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में? आपको पता है कि जब नेटो की सप्लाईज़ पाकिस्तान की शराहों से गुज़रती थी, पाकिस्तान की शराहें बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई, और ये सी पैक की बदौलत अब पाकिस्तान में एक शानदार रोड नेटवर्क है। उससे ना सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी इकॉनमी भी डेवलप होगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और यकीनी तौर पे चीन को भी फ़ायदा होगा, इसलिए कि ये रूट काशगर को और सिंकियांग को ये मिलता है। आप कैसे देखते हैं सी पैक और पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की? देखें, बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती हैदर साहब, बहुत दिनों के बाद आपसे रब्ता हुआ है। ये चीन के नायब वजीर आजम खलीफंग साहब का पाकिस्तान का ये दौरा बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये न सिर्फ ये कि सीपेक के 10 साला कामयाब मुकम्मल होने का एक जश्न के लिए दोनों ममालिक हैं वो उसमें इस यहाँ से अगले फेज के लिए जो सेकंड फेज जो आज उसकी बिगनिंग है, उसकी शुरुआत है, बिल्कुल उसकी शुरुआत के लिए ये बहुत अहमियत रखता है। और ये इसकी अहमियत इसलिए भी आपने सुना, जैसे कि ये यंग लीडर जो चाइना में ये नई जनरेशन लीडर हैं, क्योंकि ये और इनके साथ जो है एनडीआरसी में जो इनका तजुर्बा है, और इन्होंने अपने सीपेक के लिए जो हमारे पाकिस्तान के लिए मुश्किल के हालात में आप देखें, चीन ने गुज़िश्ता पहले फर्स्ट फेज में 25 से 28 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है, उस वक्त तो लोगों को यकीन नहीं आता था कि जब सीपेक शुरू हो रहा था, तो उस वक्त लोगों एक किस्म का दुनिया भर में पाकिस्तान में भी कुछ एलिमेंट ये कहते थे कि ये कामयाब होगा या नहीं होगा, और ये इतने कमिटमेंट्स जो हैं और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं गवर्नेंस के और दूसरे इश्यूज सिक्योरिटी के थे, और बाद में तो फ्लड भी आ गया और कोविड का भी मसला हुआ, लेकिन मैं यकीन करें कि फर्स्ट फेज का मुकम्मल होना वो किसी मिरेकल से कम नहीं था है, और उसमें मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक बिल्कुल बजानिब हैं, और दुनिया के लोगों के लिए एक पैगाम भी है कि हम डिटरमिन्ड हैं पाकिस्तान के सीपेक को कामयाब करने में, और इसके लिए जो है सारे प्रोजेक्ट्स जो है ऑलमोस्ट 90% से ऊपर कामयाब हुए। तो ये एक मैसेज भी है, जैसे आपने अम्बेसडर साहब से सुना कि कोई ये ना सोचे कि पाकिस्तान जो है वो मुश्किलात में से और मुश्किलात से पाकिस्तान कमजोर होता जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फ्यूचर की जो सुपर पावर जो है चाइना हमारे साथ खड़ा है, हमारे हर मुश्किल के वक्त में खड़ा रहता है, और पाकिस्तान और चीन जो है वो इस इलाके में इकोनॉमिक शोबे में खास करके सीपेक के जरिए से जो हमारा सेकंड फेज है इसमें कामयाबी से हम दाखिल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है। जी, यहाँ पर जावेद हसन साहब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम फिर वापस आएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। एम्बेसडर मोइनुल हक साहब, कुछ ये बताइए पाकिस्तानी नाज़रीन को कि सी पैक के तहत कौन कौन से मंसूबे ऐसे हैं जो पाकिस्तान में मुकम्मल हुए हैं, जिससे हम जब चीन का हमेशा जिक्र करते हैं तो हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि चीन ने 80 करोड़ की आबादी को गुर्बत से निकाला, उनको इकनॉमिकली एम्पावर किया। तो यकीनी तौर पे सी पैक का भी मकसद पाकिस्तान में इक़्तिसादी खुशहाली लाना है।
तो कुछ बताइए किन शोबों में जो है वो मंसूबे मुकम्मल हुए हैं और कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो आइंदा बरसों में मुकम्मल होंगे? जी मतीन साहब, सीपैक यकीनी तौर पे एक टर्म यूज की जाती है कि इट हैज बीन अ गेम चेंजर। बिल्कुल। इसने पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक जो लैंडस्केप है उसको बदल के रख दिया है। और एम्बेसडर जावेद ने बड़ी अच्छी बात की कि ये जब लॉन्च हो रहा था लोग बहुत सारे उसमें स्केप्टिकल थे, लोगों उनके शुकूक व शुबहात थे। बिल्कुल। अब होगा ये उस वक्त भी लॉन्च हुआ जब कोई पाकिस्तान को मदद को तैयार नहीं था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था। पाकिस्तान एक बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब कोई रेडी नहीं था तो चीन सिर्फ सामने आया। आपका दोस्त था जो आपके साथ खड़ा था। तो इसमें अगर आप 10 साल का अहाता करें वकील साहब, तो इसमें बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स दिए जाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक माशी तौर पे इक्तिसादी तौर पे हमारी मदद की। मैंने जैसे कहा कि उस वक्त एक बिजली का बहरान था, तो इसके तहत 13 नए प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ तरीके के लॉन्च हुए। 8,000 नई मेगावाट की बिजली पाकिस्तान में इंजेक्ट। उसके इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपकी ट्रांसमिशन लाइंस जो थी वो वीक थी, उनकी कैपेसिटी बढ़ाना थी। बिल्कुल। मतियारी लाहौर बड़ी एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट था, वो इसके अंदर एक बना। तकरीबन ये जो ऑरेंज मेट्रो ट्रेन है आपकी, जो पाकिस्तान की फर्स्ट मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, वो आपका लॉन्च हुआ लाहौर में। उसके साथ आई थिंक जो सबसे अहम बात नोट करने वाली है कि 2 लाख के करीब नई डायरेक्ट जॉब, बहुत बड़ी बात है, रोजगार के मौके। बिल्कुल, रोजगार के मौके मिले पाकिस्तान में। और हमारे जो रिमोट एरियाज हैं जैसे बलूचिस्तान है और गिलगित-बल्तिस्तान है, वो कनेक्टिविटी वहाँ बढ़ी। ग्वादर पोर्ट आपको मालूम है बलूचिस्तान का एक बड़ा अहम हिस्सा है, एक बहुत स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। अब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे ऑपरेशनल है। इंशाल्लाह जल्द ही आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर अभी वहाँ गए हुए थे, उन्होंने कुछ नए प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी किया। लेकिन सबसे जो की प्रोजेक्ट है वो वहाँ का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पाकिस्तान का स्टेट ऑफ द आर्ट और बहुत बड़ा। और मतीन साहब, अहम बात नोट करने की है कि पूरा का पूरा एयरपोर्ट चाइनीज ग्रांट से बना है। तो ये है दोस्ती का लेवल हमारे के। ये इतना अहम एयरपोर्ट, स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट उन्होंने पूरी ग्रांट से बनाया। तो ये क्या कोई ऐसा प्लान है मुस्तकबिल में चीन से बराह रास्त फ्लाइट्स भी वहाँ पे, अब चूंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? एग्जैक्टली हम कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ चीन से पैसेंजर कार्गो हो, बल्कि दूसरे जो रीजनल ममालिक हैं उनके साथ भी इसकी कनेक्टिविटी। तो ये ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं मतीन साहब जिससे आई थिंक किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए इस प्रोजेक्ट की, पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो वायबिलिटी है, सिक्योरिटी है, उसकी अहमियत। जी, जावेद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद हसन साहब, हमने चीन से ये सिर्फ सीपैक के साथ पाकिस्तान चीन दोस्ती नहीं है, इससे पहले भी थी। और हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स, इसमें कोई शक नहीं कि सीपैक के आने से एक नई लुक और एक नया अज़्म और हौसला मिला। ओवरऑल पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की देखें, एग्रीकल्चर की देखें, पाकिस्तान की गवर्नेंस देखें, हज़ारों की तादाद में तलबा जा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में हमारे ऑफिशल्स तरबियत के लिए जा रहे हैं। तो आगे पाकिस्तान ने मज़ीद आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। हमारे साथ उस तरह से तावन नहीं हो रहा मगरिब से। तो मुस्तकबिल में आप कैसे देखते हैं चीन का तावन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए, सनती तरक्की के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, चूँकि टेक्नोलॉजी में चीन बहुत आगे बढ़ रहा है? जावेद साहब। जी, आपने दुरुस्त फरमाया। असल में चीन की जो तरक्की है वो हमारे लिए गोल्ड माइन से भी ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि गोल्ड माइन से जो होती है उसकी कदर से भी बढ़कर है। क्योंकि चीन, जैसे आपने देखा कि गुज़िश्ता सालों में सीपेक के पहले भी पाकिस्तान चीन दोस्ती में जो वो थी मजबूती और जो जहद थी, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। और उस ज़माने के सीपेक के बाद मैशियत के मैदान में वाज़े आपको चीन की कंट्रीब्यूशन और मज़ीद वाज़े नज़र आती है। और फर्स्ट फेज में जो कामयाबी से प्रोजेक्ट्स हुए हैं वो तमाम डिट्रैक्टर्स और स्केप्टिक्स के
उनको हक्का बक्का कर दिया है। और अभी मैं तो समझता हूँ कि ये जो सेकंड फेज है, ये दरअसल ये आपको असल में जो आपकी सप्लाई साइड जो इकोनॉमी की जो एनर्जी के इश्यूज और लॉजिस्टिक्स के इश्यूज और ट्रांसपोर्टेशन और ये जो थे, ये सब मसाइल हल होने के बाद अब पाकिस्तान में खास करके जो सेकंड फेज में जो आ रहे हैं तब्दीलियां, उससे आपको वाज़ेह आहिस्ता आहिस्ता करके जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी में पोटेंशियल है वो उसको इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। और ख़ास करके एग्रीकल्चर के एरिया में, और वहाँ से रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की जो बातें चल रही हैं, और काफ़ी ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन में आपके और दूसरे एरियाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़ी कोऑपरेशन है और पोटेंशियल भी है। तो चीन दुनिया की इस वक्त लीडिंग कुव्वत है, और मैंने ऐसे 100 ऐसे इंडिसेस में चीन जो है वो दुनिया में किसी भी लिहाज से किसी से पीछे नहीं है, बल्कि नंबर 1 है। बिल्कुल मोइनुल हक साहब, तो हमारे लिए तो ये लॉटरी है। और अगर हमें सिर्फ ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह अपनी गवर्नेंस अपने यहाँ इस्लाहात करके हम वो जो 12 शोबे हमने आइडेंटिफाई किए हैं जॉइंट कमीशन के तहत, उनको हम उन 12 शोबे के एरियाज में हम वाज़ेह नई पॉलिसीज लाएं और तमाम सलाहियतों को जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, चाइना के प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारी एंगेजमेंट चाहिए, ट्रैवल में आसानियां चाहिए, खास करके दोनों ममालिक को चाहिए कि वीज़े में आसानियां, वीज़े में आसानी करें, बिल्कुल वीज़े में आसानी करें और ट्रैवल में आसानी करें। मोइनुल हक साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान और चीन के अज़्म और हौसले में कोई फ़र्क ज़रा बराबर नहीं आया। सिक्योरिटी के बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए। क्या मैसेज आप देखते हैं कि नायब चीनी वज़ीर आज़म की यहाँ पर प्रेजेंस पाकिस्तान के डिट्रैक्टर्स, पाकिस्तान के दुश्मन, सी पैक के दुश्मनों के लिए ये कितना बड़ा पैगाम है कि आज हम कामयाबी के साथ 10 बरस मुकम्मल कर रहे हैं और हमने सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला भी किया, दोनों मुल्कों ने मिलकर मुकाबला किया। देखें मतीन साहब, चाइना पाकिस्तान की दोस्ती कोई 1 साल 2 साल की दोस्ती नहीं है, इसके पीछे 70 साल की कहानी है, बरसों की दोस्ती है, लाजवाब है। ये एक ऐसे नहीं कह देते कि ये सारे मौसमों की दोस्ती है। तो ये रियलिटी में है, हकीकत में है, रियलिटी हकीकत है। मैं 3 साल यहाँ रहा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि चीन में जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के लिए जो मोहब्बत है, जो खुलूस है, जो प्यार है, मैं आपको बता नहीं सकता कितना है, कितना डीप है, कितना उसकी वुसअत है। तो ये जो अज़्म है दोनों मुल्कों का सीपैक के लिए, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के लिए, उसमें पूरी हमआंगी है। ये एक बाहमी इत्तेहाद की दोस्ती है, बाहमी इस्लाम की है, बाहमी तावन की है। ये एक लाजवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ, टाइमलेस। जी, तो कुछ अब आखिरी चंद सेकंड से कुछ ये बताइए कि दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में भी बहुत आउट क्लास कोऑपरेशन है, तावन है पाकिस्तान और चीन के दरमियान। अभी हाल ही में पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल चीन के दौरे पर थे, नेवी के साथ बहुत शानदार तावन है, और एयर फोर्स में तो JF थंडर जो है वो इस वक्त पाक चीन दोस्ती और दिफाई तावन की एक इंतहाई आला मिसाल है। तो दिफा के शोबे में जो तावन है, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो दिफा का तावन है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये हमारे जो रिलेशनशिप का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और अभी कोविड की ये रिस्ट्रिक्शंस खत्म होने के बाद सारे जो हमारे मिलिट्री लीडर्स थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवल स्टाफ, जी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिल साहब, ये सारे यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं। अपने हम मनसब से उनकी मुलाकातें रहीं, और प्रोजेक्ट जिनकी आपने बात की, JF-17 थंडर हो गया, ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। अभी हाल ही में अगर आपने नोट नेवल फ्रीगेट्स एक ही वक्त में लॉन्च हुए। ये 4 नेवल फ्रीगेट्स का एक प्रोजेक्ट था जो बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है। तीसरा जो अहम प्रोजेक्ट है वो हम सबमरीन्स बना रहे हैं मिलके दोनों मुल्क, जो कि लॉन्च होने जाएंगी इंशाल्लाह अगले आने वालों। तो ये चीन की जो हमारे ताउन रहा है, हमें सपोर्ट रही है हमारी डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन और उसकी सपोर्ट के, आई थिंक उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन ये भी है कि ये हमारी जो कोऑपरेशन है किसी तीसरे मुल्क के
खिलाफ नहीं है। ये जो खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए, इक्तिसादी तरक्की के लिए। वाह, बहुत खूबसूरत बात कही। जी, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और प्रोग्राम के आखिरी मरहले में हम बात करेंगे कल इस्लामाबाद में मिनरल्स के हवाले से एक इंतहाई अहम बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और मिनरल्स यानी पाकिस्तान में मादनियात, और इससे मुतल्लिक क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, क्या मौक़े हैं मादनियात के अंदर गैर मुल्की सरमायाकारी के। इस हवाले से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी और पाकिस्तानी और बैन अल-अक़वामी माहिरीन इसमें शिरकत करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा है, इसी तरह पाकिस्तान में मादनियात में वसी मौक़े मौजूद हैं। ताहम इसमें गैर मुल्की सरमायाकारी अगरचे के हो रही है, लेकिन ना होने के बराबर है। और ये जो कल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसके नतीजे में पाकिस्तान में बड़ी तादाद में गैर मुल्की कंपनियाँ मुख्तलिफ़ शोबों में मादनियात तलाश करेंगी, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पे फ़ायदा होगा, बल्कि आवाम को भी इसके फ़वाइद हासिल होंगे। और गैर मुल्की कंपनियाँ पाकिस्तान में टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी शेयर करेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं आखिरी सेगमेंट में एम्बेसडर जावेद हसन साहब, और उनके साथ साथ शमसुद्दीन शेख साहब हैं, बिजनेसमैन हैं, मिनरल के शोबे में बहुत तवील तजर्बा रखते हैं। शमसुद्दीन साहब, कल की होने वाली कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक मादनियात के वसी ज़खायर हैं, और इतनी आमदन अरबों डॉलर में हो सकती है कि पाकिस्तान पूरे का पूरा जो है वो सिंगापुर बन सकता है, तरक्की हो सकती है, गुर्बत का खात्मा हो सकता है। जी जी, शुक्रिया मुझे मौका दिया आपने। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मादनियात जिस तरह आपने कहा बहुत हैं, स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मादनियात हैं। लेकिन मादनियात के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको एक्सप्लोर किया जाए, उन पे एनालिसिस किया जाए, उन पे इन्वेस्टमेंट किया जाए। और मादनियात की एक दूसरी बात ये भी है कि मादनियात में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। पाकिस्तान में जिस तरह इन्वेस्टमेंट होती है कि 1 साल आप इन्वेस्टमेंट करें और 6 महीने के बाद आपको पैसे मिल जाएं, उसके 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, मादनियात में ये पॉसिबल नहीं है। मादनियात में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम 10 से लेकर 15 साल तक के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। पहले 5 साल आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है, फिर उसकी फीजिबिलिटी करनी पड़ती है, फिर माइनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मादनियात की दूसरी बात यह है कि मादनियात के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको और एक ह्यूज कैपिटल आउटले चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत, फॉरेन कंपनीज और लोकल कंपनीज तीनों मिलकर काम करें। पाकिस्तान के अंदर इसमें कोई डाउट नहीं है कि मादनियात हैं, पाकिस्तान के अंदर मादनियात प्रूव भी हो चुकी हैं। पाकिस्तान में खासतौर पर बलूचिस्तान में चाही में रेकोडिक का प्रोजेक्ट स्टार्ट है, उसके बिल्कुल साथ ही सैंडक है, उसी के नीचे दोदर में जिंक और लेड के ज़खायर हैं, उसी के नीचे अगर आप सिंध में देखें तो थर्क में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लग चुका है। तो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट लग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। कल की कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, इससे हमें जो है वो फॉरेन कंपनीज आएंगी जो कि पाकिस्तानी कंपनीज और गवर्नमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगी। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग इन्वेस्ट करें इसमें जिनका लॉन्ग टर्म होराइजन हो, और गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कंसिस्टेंट पॉलिसी के साथ काम करें। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट 15 साल के लिए कर दी है तो मैं चाहता हूं कि 15 साल तक मुल्क की पॉलिसी वही रहे। अगर हर 2-4 साल के बाद पॉलिसी चेंज हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट पहले भी नहीं हो सकती है, माइनिंग कदर होनी चाहिए और आइंदा भी मुश्किल होगी। जी, एम्बेसडर सईद जावेद हसन साहब, आपकी गहरी नज़र है पाकिस्तान के इक़्तिसादी वसाइल के ऊपर, और मिनरल्स का इंतहाई अहम शोबा है। और जिस तरह शमसुद्दीन शेख साहब कह रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक मादनियात के वसी ज़खायर हैं, लेकिन अनटैप्ड। तो आप कैसे देखते हैं अगर इसको एक्सप्लोर किया जाए, गैर मुल्की सरमायाकारी लाई जाए और हम अपने इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए गैर मुल्की कंपनियों को मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन की इजाज़त दें, तो एक इकनॉमिक रेवोल्यूशन यकीनी तौर पे आ सकता है। और चीन ऑलरेडी पाकिस्तान में मिनरल्स के शोबे में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जी जी बिल्कुल। देखें, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत 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 लिहाज से खुशकिस्मत बनाया है, और हमारे पास माइनिंग जो है वो तो एक अलग, गोल्ड माइंस के अलावा सॉल्ट माइंस, क्रोम माइंस
आपकी दुनिया के बड़े बड़े जखीरे, मैं अमेरिकन एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक मैंने उनका रिपोर्ट मैंने पढ़ा था, तो पाकिस्तान में दुनिया के 10 ऐसे मिनरल्स हैं जिसमें पाकिस्तान टॉप 10 में शुमार होता है जी। और उसमें कोयला है, नमक है, आपके ग्रेनाइट है और मार्बल और इस तरह जो हमारे हैं नेचुरल गैस है। तो इस तरह के जो जितने हमारे मिनरल्स हैं 10 में हमारी टॉप ममालिक में शामिल हो। और जावेद साहब, ये जो पिंक साल्ट है इसकी तो मांग दुनिया भर में बढ़ रही है, पाकिस्तान का देखें ना, अब हम उसको प्रोसेस नहीं करते रहे, इतनी 70-75 साल हो गए और हम उसको किस कीमत पर हम अपने पड़ोसी को देते रहे। बस ये सारी बातें अपनी जगह हैं, रेगुलेटर प्रॉब्लम है, प्रोविंशियल क्योंकि जमरे में आता है ये। अब उसको हमें मिल बैठकर बात करना चाहिए, मिल बैठकर इसके लिए हमें सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए, हमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाना चाहिए। और देखें ना, देखो का जो मामला हुआ वो एक हमारे लिए एक मुसीबत ही बन गया था। तो हमें हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ने, जैसे मैंने बताया कि हमें बहुत खुशकिस्मत बनाया है। माइनिंग इज वन, एग्रीकल्चर का आपने जिक्र किया, लाइव स्टॉक, खास करके मीट के एक्सपोर्ट की पोटेंशियल और ये वो। तो आप मिनरल के जहां तक बात करना चाहते हैं तो मिनरल्स में हम 40 ऐसे मिनरल्स हैं जिसमें हम सिग्निफिकेंट कमर्शियल क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं जी। और उसमें से 10 ऐसे हैं जिसमें हम दुनिया के टॉप 11 या टॉप 10 में आते हैं जी। तो मैं ये आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम इन रॉ मटेरियल्स को हम प्रोसेस करें पाकिस्तान में हम वैल्यू एडिशन करें। देखिए हमारा संदक है मसलन, अब वो 15 साल 20 साल हो गया, अब तक हमने वो कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज क्रिएट नहीं की जिससे कि हम यहाँ मुल्क के अंदर हम प्रोसेस करें और मुल्क में हम वैल्यू एडिशन भी बनाएं और टेक्नोलॉजी और टेक्निकल स्किल्स वगैरह पैदा करें और रेगुलेटरी मैकेनिज्म को बेहतर करें माइनिंग कंपनीज। तो कल वाली जो कॉन्फ्रेंस है मुझे बहुत उम्मीद अफजा लगता है कि ये जैसे हमने स्लोगन दिया है रेड टेप टू रेड कारपेट, असल में ये डेंग ज़ाओपिंग के जमाने में चीन में जब रिफॉर्म शुरू हुए थे तो उन्होंने ये इसका जिक्र मिलता है। मैं तो जो वहाँ मौजूद था, तो रेड टेप से रेड टू रेड कारपेट, तो रेड टेप टू रेड कारपेट, वाह। और फ्रॉम डस्ट टू डेवलपमेंट, तो डस्ट जो है वो अभी तो हमारे सारी जो मिनरल्स है वो सारे डस्ट ही हैं, लेकिन उसको डेवलपमेंट किया जा सकता है। और चीन की जो इस सिलसिले में महारत है और जिस तरह से चीनियों ने टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की है, तो पाकिस्तान में मेरे नजर में 10-12 जो गोल्ड माइंस हमारे अल्लाह ने हमें नेचुरली दिया है उसको हम इस्तेमाल में करें। और खास करके उस 10-12 में से माइनिंग जो है वो एक हमारा नेग्लेक्टेड शोबा मैं समझता हूँ अब तक रहा है, तो उसको हम किसी तरह से उसको करें ताकि वो वैल्यू ऐड करे हमारी इकोनॉमी को टेक ऑफ में। जो सिपिक का सेकंड फेज है इसमें माइनिंग भी एक अहम कंपोनेंट है। बिल्कुल। शमसुद्दीन शेख साहब, जो पाकिस्तान में इस वक्त मिनरल्स हैं 50 खरब डॉलर का तखमीना है, यानी इनकी वैल्यू है, तो ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर ये इसकी हाफ भी पाकिस्तान के पास आ जाए तो पाकिस्तान छोटे ममालिक को यकीनी तौर पे बल्कि कई बड़े ममालिक को भी कर्जा देने के काबिल हो जाएगा। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ नंबर्स की बातें करते हैं तो हमें नंबर्स की बातें करते हुए बहुत ही केयरफुली नंबर्स की बातें करनी चाहिए। ये जो 50 खरब डॉलर और दूसरे 25 खरब डॉलर की जो हम बातें करते हैं, वैल्यू की बिल्कुल बहुत एक्सप्लोरेशन की जरूरत है और एक्सप्लोर करके एक दफा वाकई नंबर्स डेवलप करने की जरूरत है। इस वक्त कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े नंबरों की बात कर सकें। अलबत्ता ये आपकी बात सही है, लेकिन पोटेंशियल तो है ना। आप ये कह सकते हैं कि मुस्तकबिल में ये पोटेंशियल नजर आ रहा है, अगर हम इसी डायरेक्शन सही रही तो हम ये टारगेट हासिल कर सकते हैं। आसार हैं कि बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल को जाहिर करने के लिए बहुत मेहनत और बहुत ही टाइम की जरूरत है और बहुत ही डेडिकेटेड मेहनत की जरूरत है। अभी इस वक्त देखिए पाकिस्तान जीडीपी में 0.1 से 0.2% मादनियात जो है वो अपनी जगह पर आती हैं, लेकिन ये हमें एम ये करना चाहिए कि कम से कम 5 से 6%, यानी 5 से 6% का मतलब ये हुआ कि 15 से 20 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट हमें थ्रू
थ्रू मादनियात करनी चाहिए, जो कि इस वक्त हार्डली कुछ भी है। मेरे ख्याल में इस वक्त 300 से लेकर 400 मिलियन डॉलर्स की है, जिसे हमें कम से कम 10 से 15 बिलियन तक ले जाने की जरूरत है। ये 10 से 15 बिलियन का नंबर जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये 8 से 10 साल में मुमकिन है, और ये बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से इसके एक एक लफ्ज और एक एक नंबर को समझता हूँ। तो मेरा ख्याल में 10 से 15 बिलियन डॉलर्स हमें साल की एक्सपोर्ट, अब आप इमेजिन कीजिए कि हम 6 बिलियन डॉलर्स के लिए IMF के लिए कितने चक्कर लगाते हैं, और हमारी कितनी शराइत कबूल करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, हम साल में खुद अपने लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी, यकीनी तौर पे पाकिस्तान में मिनरल्स के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं, और अगर हमारी डायरेक्शन सही रहे, पॉलिसीज़ का तसलसल रहे, तो पाकिस्तान मदनियात के शोबे में अरबों डॉलर कमा सकता है। इसके साथ साथ CPEC की 10वीं सालगिरह इस वक्त यकीनी तौर पे पाकिस्तान और चीन दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद आज CPEC के 10 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, और इस हवाले से सैकड़ों मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं और दूसरे मरहले का आगाज़ हो चुका है। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल की टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।